जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 लगातार दोस्तों एग्जाम की डेट निकट आ रही है और हम लेकर आए हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में फंस सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा पिछले विगत वर्षों में 10-20 सालों में एक ना एक बार जरूर यहाँ पे पुलिस में पूछा गया है। आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सामने देख पाएंगे और अपने तैयारी को एकदम तगड़ा बना पाएंगे। एकदम मस्त वाली तैयारी होने वाली है आपकी। आज एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आया हूँ। चलिए देखते हैं आपको, ठीक है। हिंदी साहित्य पूरा आपका रटा दिया जाएगा। सबसे पहले यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों हमारी हिंदी स्टार्ट कर रहा हूं तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। यहां पे 4 विकल्प दिया गया है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, कैथी या फिर देवनागरी। तो दोस्तों जो ये आंसर होगा वो होगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। देखिए दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, भाषा, उपभाषा और बोली ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में जो भाषा परिवार है वो 4 है और भारोपी भाषा परिवार का हिंदी है और हिंदी की 5 उपभाषा हैं और पांचों उपभाषा के 2-2, 3-3, 5-5 ऐसे कर करके कुछ ना कुछ उन्हीं की उपभाषाएं हैं जो जिन्हें हम बोली कहते हैं और कुल मिला के बोलियों की संख्या 18 है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बोलियों से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक पुलिस में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आप पूरे बोली को याद कर डालिए, पूरे उपभाषा को याद कर डालिए। यहां पर अभी जो आया है क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये अभी आप देख सकते हैं 2001 में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में आया था। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा तथा यहां पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र तथा गोवा, ठीक है। कोंकणी बोली जो बोली जाती है वो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है, ठीक है। और आपको एक जानकारी और पता होना चाहिए कि वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। यानी जो ये कोंकणी भाषा है ना वो गोवा की राजभाषा है। तो एक काम कीजिएगा, आप हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और सभी राज्य की जो राजभाषा है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है ये आपको पता होना चाहिए, तो 10 राज्यों की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे 100% पूछ लिया जा सकता है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहां पे ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये चारों ही विकल्प बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। क्यों गलत हैं? क्योंकि दोस्तों 2011 में जब जनगणना हुआ था तो दोस्तों उसमें जो हमारी बांग्ला भाषा है वो यहाँ पर दोस्तों सभी भाषाओं को हरा करके नंबर 2 पे आ गई और सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भारत में वो हिंदी के बाद बांग्ला बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम ये है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद मराठी, फिर तेलुगु, ठीक है। तो 3 तक तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला यहां पर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहां पे हिंदी वर्णमाला से है। भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, संकेत है, ध्वनि है या वर्णमाला है? तो दोस्तों इसका यहां पे सबसे बढ़िया यहां पर बोला गया है भाषा की मूल इकाई। मूल इकाई जब आपसे पूछा जाए तो दोस्तों सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई इसका मतलब पूछ रहा है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो वर्ण होता है या तो ध्वनि होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। मैं थोड़ा वर्णन कर देता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई सबसे छोटी कौन सी है तो आपको वाक्य कहना है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, ठीक है। और उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको यह पता चलना चाहिए कि वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीधे उसी से रिलेटेड आ गया। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी कोई शब्द है और उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहां पर मैंने बात किया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। यहां पर देखो लिखा गया है सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। तो यहां पे बी विकल्प है, अतः ये सही है, ठीक है। तैयारी देखते रहिए किस लेवल की मैं आपको लेकर जा रहा हूं। बिल्कुल बहुत आसान लगेगा हिंदी साहित्य। आप देखिएगा इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि डेली आपके लिए मॉडल पेपर
मैं लेकर आता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर बढ़ते हैं दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के भेद कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण केवल दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। लेकिन याद रखना, कभी भी आपसे पूछ ले कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब तो आप 33 लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोई एक नाम दे देता है आगे जोड़ करके कि इसके द्वारा व्यंजनों की संख्या कितनी है, मतलब पूरा हिंदी भाषा में कितने व्यंजन शामिल किए गए हैं, तो वहां पे 2 बढ़ जाता है, 35 हो जाता है। ठीक है, वो जो हमारे ड और ढ होते हैं जिनमें नुक्ता चिन्ह लग जाता है, वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर नॉर्मल पूछता है कि वर्णों के कितने भेद हैं, तो आप 2 बोल देना, 2 लगा देना, सही रहेगा। लेकिन मतलब अगर यहाँ पे पूछे जाए कि व्यंजनों और स्वरों की संख्या कितनी है, तो नॉर्मल पूछे तो 11 और 33 होते हैं। लेकिन अगर कुछ खास चीजें उसमें ऐड कर दे प्रश्न में, तो आप 11 और 35 याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर ले लीजिए, श का उच्चारण स्थान क्या है। देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको फंसने वाला है 100%। 3 प्रकार के स होते हैं, श स स जो आप पढ़ते हो, और तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान से एक नया क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। तो ये जो उच्चारण स्थान है, ये वाले स का, इसको तालब सकार बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों दंड सकार बोलते हैं ये वाले स को, जो यहां पर ये वाला होता है, ये वाला। ठीक है, सरौता वाला सा। उसके बाद जो खटकोट वाला सा होता है, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कहाँ गया, ये वाला जो सा है, ये वाला, ये है मूर्धन सकार, ये है दंत सकार, और ये है तालब सकार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये जो सा है वो कैसा है, तालब सकार है, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों है तद्भव तत्सम से। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं। तो दोस्तों, वे शब्द जिनका उपयोग हम हिंदी में मूल रूप में करते हैं, यानी वो संस्कृत में जैसे उपयोग किए जाते थे ठीक वैसे ही हिंदी में करते हैं, तो उसको तत्सम बोलते हैं। अगर हम संस्कृत के शब्दों में कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ विकार उत्पन्न करके नया शब्द बना लेते हैं, तो वो दोस्तों तद्भव कहलाता है। तो तद्भव पूछ रहा है, इसका मतलब है कि संस्कृत में जो सेम टू सेम यूज होता है, ऐसा उसमें थोड़ा विकार रूप होगा, कुछ इधर उधर जोड़ करके बनाया गया होगा। ठीक है, तो कपूर, ठीक है, कपूर शब्द है कि नहीं है, पक्ष है कि नहीं है, मानसिक है कि नहीं है, और मयूर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर ए विकल्प जो है कपूर, वो यहां पर सही हो जाएगा। ये तद्भव है, क्योंकि इसका जो दोस्तों संस्कृत में तत्सम है, वो दोस्तों इसका तत्सम होता है कर्पूर। कर्पूर यूज होता है हमारे संस्कृत में, और हिंदी में इसको कपूर कहते हैं। जबकि मयूर हो गया, पक्ष हो गया, मानसिक हो गया, ये सारे शब्द ठीक ऐसे ही उपयोग होते हैं संस्कृत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। अचरज है कि अंधकार है कि आशा है कि अंगरक्षक है। तो आपको पता है अंधकार जो है, अंधकार को अब संस्कृत में जो वहां पे मतलब संस्कृत में जो है वो सेम टू सेम यूज किया जाता है, अंगरक्षक को भी यूज किया जाता है, आशा को भी यूज किया जाता है। लेकिन ये जो अचरज है, ये जो अचरज है, इसको दोस्तों आपको पता है तत्सम में कैसा यूज किया जाता है संस्कृत में, आश्चर्य में। क्या कहा जाता है, आश्चर्य। बाकी सबका यहां पर आप जितने भी आए हैं तद्भव उसके तत्सम दे सकते हो। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा तद्भव तत्सम, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इस बार वर्दी लेके रहना है, थकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ में ध्यान मत दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो ये तद्भव शब्द पहचानना है आपको, अपने दिमाग का उपयोग कीजिए। पाषाण, तो दोस्तों वो पता है पाषाण, पाषाण की तरह यूज होता है संस्कृत में। कंगड़, पक्ष, प्यासा। तो ये जो पक्ष है दोस्तों, ये जो पक्ष है, ये पक्ष यूज होता है। प्यासा, प्यासा को दोस्तों आप यहां पर जानते हैं कि तद्भव, ये प्यासा तद्भव है। तत्सम में इसको पिपासु कहा जाता है। ये आप देख लीजिए, इसको क्या कहा जाता है, पिपासु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पर्यायवाची से रिलेटेड है। आइए पर्यायवाची भी देख लेते हैं। यानी हम जो पेपर बना रहे हैं, हम जो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं दोस्तों, हम जो क्वेश्चन की आपको तैयारी करा रहे हैं, हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठा के करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, एक बार में ही आपका पूरा का पूरा जो हिंदी व्याकरण है वो दोहरान हो जा रहा है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण को दिल से पढ़ा है तो आप एक ही वीडियो पे हर प्रकार के क्वेश्चन कर करके आप अपने दिमाग को ये बता सकते हैं कि नहीं भाई आपने तूने सही पढ़ा है, और आप अपनी तैयारी कितनी अच्छी की हो ये भी जांच सकते हो। ठीक है, देखो पर्यायवाची में पहला क्वेश्चन है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपसे आ सकता है कि भाई समान अर्थ अगर कोई बताता है तो वह शब्द क्या कहलाता है, विलोम होता है कि अनेकार्थी होता है कि पर्यायवाची होता है कि शब्द समान होता है। तो आपको पता है जब समान अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं तो उनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर दोस्तों उल्टे अर्थ बताते हैं, जैसे रात का दिन बता रहा है, तो फाइनली ये विलोम शब्द हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे उल्टा या विपरीत अर्थ पता चलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों आपको है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों ये एक नियत, यहां पे नियत एक शब्द दिया गया है और यहां पे 4 विकल्प हैं, निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो दोस्तों नियत शब्द का एक उपयुक्त आपको शब्द ढूंढना है जो बिल्कुल नियत शब्द के अर्थ को ही व्यक्त करे। तो यहां पर हम लोग दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो यहां पर नियत के साथ जो निश्चित शब्द है, ये एकदम नियत शब्द जो कहना चाह रहा है वही अर्थ निश्चित शब्द से निकल रहा है। और जब एक शब्द या अलग अलग शब्द एक ही प्रकार के अर्थ निकालते हैं तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। अर्थात नियत का पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। बाकी यहां पर जो 3 विकल्प हैं वो गलत हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आगे का क्वेश्चन है, यहां पर दिए गए विकल्प में से, यहां पर देखो दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी, ठीक है, तो सखा का समानार्थी दोस्तों क्या हो जाएगा, सखी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए सखी नहीं होगा, सॉरी, मित्र हो जाएगा। देखो समानार्थी का मतलब कहता है समान अर्थ। अगर हम सखा का सखी कर देंगे तो ये पुल्लिंग में है और हम सखी स्त्रीलिंग में ले जा रहे हैं, तो भाई एक लड़का को लड़की के समान थोड़ी कर सकते हैं यार भाई, लिंग का तो पूरा फर्क है। ठीक है, तो यहां पर सखा मतलब होता है मित्र, सखा, तो ये सब सखा का पर्यायवाची क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देख सकते, अभी सखी का पूछता तो सहेली आप बोल सकते थे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द क्या है, मित्र होता है। शेष तीनों विकल्प सखा से असंगत है, आप यहां पर जान गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है दोस्तों, उत्थान शब्द का विलोम होता है। आप बताइए उत्थान शब्द का क्या होता है। उत्थान माने दोस्तों आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहते हैं इसका उत्थान हो रहा है, और भाई उत्थान का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। फाइनली मेरे निगाह पे अभी यहां पर कोई आप आंसर देख लीजिए, यहां पर देख सकते हो उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यहां पर है शीत का विलोम क्या होगा। आप अपने दिमाग से देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप आंसर में दिमाग नहीं ले जाइए, आप अपने दिमाग से आंसर दीजिए। शीत, शीत मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, तो शीत का विलोम पूछ रहा है, तो यानी गर्मी लगना है, गर्मी किस माने, उष्ण माने होता है। तो यहां पर 128 का डी आप दे सकते हो। बाकी यहां पर जो शब्द यूज हुए हैं, जैसे शीत है तो शीत का उष्ण है, कृष्ण का शुक्ल है, ठंड का गर्म है। ठीक है, तो कृष्ण का भी आपको विलोम पूछ सकता है, तो बहुत सारे लोग गलत लगा देंगे। तो उस कृष्ण का जो ये पर्याय विलोम है शुक्ल, इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर बढ़ते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहां पर है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है अनाथ। अब अनाथ का मतलब क्या है, जिसके माँ बाप ना हो, जिसके इस दुनिया में कोई ना हो, जो अकेला हो वही अनाथ है भाई। ठीक है, तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, जिसके माँ बाप हो, जिसका दुनिया में सब कुछ हो, यानी सनाथ। तो यहाँ पे सनाथ है ए विकल्प। तो बात देख लिए, बाकी ये आज अपाहिज, जिसका कोई ना हो, ये सब फाइनली बकवास है। सनाथ जो है इसका विलोम हो जाएगा। नीचे यहाँ पर उत्तर भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो शब्द यूज हुए हैं उसका भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, ये वाला आपको ध्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लीजिए। ये जरूर आपके पुलिस में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जिसका थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो। अनाथ तो सबको ही जानता है, लेकिन आज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ ये सब कोई नहीं जानता है, तो ये जरूर आ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अनेकार्थक से। अर्थ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्थ के लिए कह रहा है, कोई अर्थ है उसके लिए बेमेल शब्द, यानी मेल, एक मेल ना हो। ठीक है, बेमेल अर्थ पहचानना है। ठीक है, तो जैसे अफवन है, काढ़ा है, सूर्य है और अंतर है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि बेमेल शब्द क्या है। 3 ऐसे शब्द हैं जो मेल खा रहे हैं और एक ऐसा शब्द है जो फाइनली सबसे हटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो सी विकल्प होगा वो यहां पे सही हो जाएगा, सी। अर्घ के लिए बेमेल शब्द अंतर है। अफवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्घ के क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। अर्घ के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, काढ़ा भी है, सूर्य भी है, अफवन भी है। तो ये चीज ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो है आपके पुलिस में कैसे आ सकता है, अफवन शब्द को ला करके। ठीक है, ये यहां पर डाल सकता है कि अफवन अर्थ के लिए बेमेल शब्द होती है। ये अफवन को आपको ध्यान रखना है, और ये अफवन के साथ साथ आपको काढ़ा, सूर्य ये भी याद रखना है। और आपसे अंतर का भी पूछ सकता है, तो अंतर का मेल जो वर्ण है उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है। कर मतलब होता है दोस्तों हाथ। पहली बात आपको पता है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मस्ते गोविंदा, ये पूरा मंत्र आपने आप लोग पढ़े हैं। तो कर का मतलब क्या होता है, हाथ।
और कर माने होता है दोस्तों टैक्स, टक कहते हैं भाई कर, कर पे कर मतलब कर दीजिए यानी टैक्स दीजिए। और कर माने किरण भी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर कर मतलब सूर्य नहीं होता है। प्रश्नगत विकल्पों में कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ हैं हाथ, टैक्स, किरण, सूर्य आदि। किरण, ये जो किरण है ना, ये जो किरण है ना, इसे किरण भी बोल सकते हैं। किरण न सिर्फ जो हमारी मतलब सूर्य की तरफ आने वाली किरण है वो नहीं, बल्कि किरण किसी का नाम भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अनिल। अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ये एक समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। अनिल का अर्थ क्या होगा और अनल का अर्थ क्या होगा, जब आपको ये दोनों का अर्थ पता रहेगा तभी आपको पता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप बताइए, वायु अग्नि होगा या अग्नि वायु होगा या हवा पानी होगा या आग पानी होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विकल्प दिखा देते हैं। ए सही है इसका, वायु और अग्नि। अनिल माने होता है हवा और अनल माने होता है अग्नि। तो आपने ये जो अनिल शब्द है ना, ये कई प्रकार की कविताओं में भी देखा होगा, अनिल शब्द का उपयोग होता है। तो इसका मतलब आपको पहले ही हवा पता होना चाहिए। अनल, अनल मीन्स अग्नि होता है, ये जान लीजिए। इस प्रकार के आपको याद जरूर रखने हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची शब्द और भी जो होता है, अनल, पावक, दहन, वैश्नाचर, धूमकेतु, कृषाणु, आग, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। सोचो यार, मैं आपके लिए हर चैप्टर से ऐसे से क्वेश्चन उठा रहा हूं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है 2018 के प्रथम पाली में, ठीक है। यानी बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम सटीक करवा दे रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहो, रोजाना मॉडल पेपर हल होगा, रोजाना आप अपनी तैयारी को देख सकते हो। लगभग मैं जब तक एग्जाम नहीं होगा लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपकी हल करा दूंगा, जिससे पूरी की पूरी क्वेश्चन फंस जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक का मतलब है कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो यहां पर दोस्तों मेरे को जो लगता है आदि और अंत होगा, लेकिन यहां पर ए दिया गया है समरूपी भिन्नार्थक अर्थ। याद रखिएगा। मैं देखो यार, मैं आपके साथ मैं भी हल करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर दिया गया, मैं आपको उत्तर की तरफ दिखाता हूं भाई। मैं देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा ना रखिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आप अपना आंसर दीजिए, मेरा आंसर सुनिए फिर, ठीक है। दोनों को मेल कराइए। तो यहाँ पर जो ये ए है ना, वो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो है अवधि और अवधि है। अवधि का अर्थ होता है काल समय, अवधि का मतलब है अवध क्षेत्र की भाषा। एक चीज मतलब आपको ध्यान रखना है, समरूपी भिन्नार्थक अर्थ का मतलब है कि जो हमारा मतलब जो ये शब्द हैं वो एक से लगेंगे। बिल्कुल हमें लगेगा यार ये एक ही शब्द है, लेकिन सबके थोड़े से अंतर से अर्थ बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आदि और अंत में बोल रहा था, तो आदि और अंत में आप देखो पढ़ने में ही बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। यहाँ पर अवधि और अवधि दोनों चीज देख रहे हैं तो पढ़ने में एक सा लग रहा है। और अवधि मतलब होता है समय, अवधि एक भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपका क्लियर करा देता हूं। देखिए, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आपको पता है अन्न माने क्या होता है दोस्तों। एक अन्न, जो पहला ये अन्न है इसका मतलब होता है अनाज। एक दूसरा अन्न जो है इसका मतलब है दूसरा व्यक्ति। तो ये ए ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल मस्त तैयारी करो, आपके साथ मैं भी एकदम तगड़ा वाला तैयारी आपकी करा दूंगा और लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन आपकी रटवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। अशुद्ध वाक्य छाटना है दोस्तों। ये जो अभी आप पढ़िए, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो आपको पता है पहली बात यहाँ पर कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, तो ये तो बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? आपको लग रहा होगा राइट होना चाहिए, लेकिन यही अशुद्ध है। यहाँ पर क्यों अशुद्ध है? क्योंकि दोस्तों हैं यानी कि इंग्लिश में इसे आर से व्यक्त किया जाता है और ये बहुवचन होती है। और कृष्णा जी क्या हैं? एक व्यक्ति हैं। एक वचन कर्ता के साथ कभी भी ये सहायक क्रिया बहुवचन नहीं लगती है। एक वचन की सहायक क्रिया यानी है लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसका जो शुद्ध नाम है आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर हैं का उपयोग आया है तब तो यहाँ पर आपको मतलब जो अशुद्ध है वो बताया जा रहा है। इसका शुद्ध रूप होगा कृष्णा जी के अनेक नाम है। तो ये जो अनेकों आया है ना, ये अशुद्ध
अशुद्ध यहाँ पे है। तो नाम है तो चलो ठीक है, लेकिन अनेकों की जगह क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनेकों की जगह अनेकों का प्रयोग गलत है, अनेक होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी चीज कि आपको ये नहीं पता करना है कि कृष्ण कौन सा वाक्य गलत है, बल्कि ये भी बताना है कि उसमें से क्या गलत है, क्योंकि आगे चल के आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में क्या अशुद्ध है। तो क्या अशुद्ध है, तो यहाँ वजह से आपको अनेकों की जगह अनेकों गलत है, अनेक होना चाहिए, तो अनेकों गलत है। इसी तरह आपको छांटना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। देखिए यहां पर मैंने बात में कर रहा था कि अशुद्ध अंश आपको छाड़ना पड़ेगा, अनेकों यहां पे था। अब यहां पे आपको बोला है कि मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने ही गलत है मेरे को लगता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने की जगह क्या होना चाहिए था, घर जाना था, तो यहां होना चाहिए था मुझे घर जाना था। ठीक है, अशुद्ध वाक्य यही होना चाहिए। तो यहां पर जो ए विकल्प है वो सही होना चाहिए फिलहाल। तो आइए यहां पर देखते हैं आंसर क्या दिया जाता है। तो देख सकते हो ए आंसर आया है कि मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने। इस वाक्य में मैंने की जगह क्या होना चाहिए था, मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे घर जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब आपको पूरे के पूरे वाक्य अशुद्ध कौन सा ये बताना है। आज मैं यही रहूंगा, यही, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बिंदी नहीं लगा है। ठीक है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो यहां पर दोस्तों देखिए सारे के सारे यहाँ पर नीचे वाले सही हैं, लेकिन आज मैं यही रहूंगा, यहाँ पे ही के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, ए विकल्प देखिए दिए गए विकल्पों में वाक्य आज मैं यही रहूंगा अशुद्ध है, जिसका शुद्ध होगा आज मैं यहाँ रहूंगा, यही। देखिए यहाँ पर यही की जगह क्या होगा, यहाँ रहूंगा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं किसको दर्ज कर रहा है, मैं के साथ यहाँ आना चाहिए था। देख लो यहाँ पर यहाँ आना चाहिए था, आज मैं यहाँ रहूंगा, या आज मैं यहाँ, अगर यही शब्द आया है तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे रहूंगा की जगह रहूंगी होना चाहिए था। आज मैं यही रहूंगी ये सही होता है। अगर लड़का बोलेगा तो आज मैं यहाँ रहूंगा बोलना चाहिए था। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसी से। मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्ध है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि इस वाक्य में गलत क्या है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए मैंने अपने आप को सुधार लिया है, या अपने को सुधार लिया है। ठीक है, तो मेरे को जगह पर अपने यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर सर्वनाम का, चूंकि सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, तो संज्ञा की जगह पे यहाँ पर सर्वनाम होना चाहिए। तो मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में सर्वनाम की शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। तो मैंने आपको बताया अपने होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लिंग वचन एवं कारक से संबंधित 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे भी कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यहाँ पर आपको एक रेखा दे दिया जाएगा वर्ड के नीचे, और आपको उसका कारक बताना होगा कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो चलिए, बोतल में दूध बचा है। अब सबसे पहले कारक कितना होता है, 8 होता है। आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, ये पूरा वाला आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये देखो बोतल में दूध बचा है, और बोतल के बाद क्या आया है, में आ गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, संबंध का की के, संबोधन है भो अरे। तो यहाँ पर जो में आया, यहाँ पर जो में आएगा वो यहाँ पर किस में आएगा, अधिकरण कारक है। ठीक है, बी देख लीजिए सही है, बी यहाँ पर अधिकरण कारक है। बोतल में दूध बचा है, रेखांकित पद के लिए सर्वाधिक उचित कारक क्या है, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ दूध का आधार बोतल है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। तो एक चीज आपको परिभाषा क्या रखना है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो बोतल में दूध है, यानी दूध कहाँ पे है, बोतल में है। बोतल क्या है, दूध का आधार है, अगर बोतल नहीं होगा तो दूध नहीं होगा। डेट्स मीन्स कि यहाँ पे अधिकरण कारक है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो, प्रबंधकर्ता, आपको कोई बोला प्रबंधकर्ता, और भाई आप प्रबंधकर्ता की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई स्त्री का नाम प्रबंधकर्ता है, तो उसको आप क्या कहेंगे ये पूछ रहा है। प्रबंधकारिता कहेंगे कि प्रबंधकीन कहेंगे कि प्रबंधकर्ती कहेंगे या प्रबंधकारिती कहेंगे। तो यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रबंधकर्त्री, तो सी विकल्प। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रबंधकर्त्री। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको जरूर ध्यान देना है कि जो हमारे पुरुषवाचक शब्द होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए कुछ तातीते ये सब लगा के बना लिया जाता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में एक प्रश्नों में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। क्या करना है? अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाननी है। ठीक है, तो यहां पर आया है रा रे से में हे अरे में पर। तो आपको पता है अधिकरण कारक वे होते हैं जिनसे हमको क्या होता है, संज्ञा के आधार का पता चलता है। ठीक है, तो आधार किससे में पता चलता है? या तो में से पता चलता है या तो पर से। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम से है। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, तो यहां पर जो आप है वो क्या है पूछ रहा है। तो आपको पता है कि संज्ञा के बदले जब कोई शब्द यूज होता है तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाव्यय शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना करना है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनाया जा सकता है। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, कि वचन शब्द बना सकते हैं, कि पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं, कि कारक बना सकते हैं। तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा हम इसे बना सकते हैं, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जैसे जातिवाचक संज्ञा होता है बुढ़ापा, ठीक नहीं, बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? एक जाति है लोगों की, भाई बूढ़ा सबको होना है, लेकिन बूढ़ा से हम बुढ़ापा बनाते हैं। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करके, सर्वनाम का उपयोग करके, जैसे आप हो तो आप से अपना बन जाता है, विशेषण से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे एक हम भावात्मक शब्द बना सकते हैं जिसे हम भाववाचक संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और निजवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपको पता है कि निजवाचक संज्ञा जो होती है वो नहीं होता है, बल्कि निजवाचक सर्वनाम होता है शायद। ठीक है, तो निजवाचक यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी विकल्प यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विशेषण से। कह रहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? याद रखना, बाहर से व्यक्ति को आपने देख लिया, उसका नाम जान लिया, वो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति के गुणों से, उसके भावनाओं से, उसके दृष्टिकोण से जब आप परिचित होते हैं तो वह उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो वह जो व्यक्ति है उसका हमको एक विशेषता मिल रही है कि वो कैसा है? धार्मिक है। यानी हम उसके सामने जाकर के अगर हम उसके धर्म की बुराई करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, हमको उसकी विशेषता पता चल गई। और जब हम किसी की विशेषता जान जाते हैं तो वो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और शब्द डी क्या हो जाएगा? ये उत्तर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें क्या छांटना है? इसमें उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं या विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे का भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, यानी ऊंचे ऊंचे हैं कैसे? बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, तो यहां पे बहुत जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। इसे दोस्तों प्राविशेषण कहते हैं। सॉरी, ये क्या होता है? प्राविशेषण होता है, विधेय विशेषण अलग होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। आटे में थोड़ा नमक डालें, तो आटे में तो नमक नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? एक संकेत दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण किसका है? संकेतवाचक है, कि पूर्ण संख्यावाचक है, कि प्रत्येक बोधवाचक है, कि अनिश्चित परिणामवाचक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डी है वो सही है, अनिश्चित परिणामवाचक है। आटे में थोड़ा नमक डालें का मतलब है अनिश्चित परिणामवाचक है, क्योंकि दोस्तों आटे में कभी नमक नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह परिणामवाचक विशेषण का एक उपभेद है। थोड़ा, बहुत, सब, पूरा इत्यादि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन और भी आ सकता है। यहां पर थोड़ा की जगह आपको बहुत, सब, पूरा ये सब आ सकता है। तो कभी भी ये आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जाता है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो भाई चर्चा से ऐसा क्या शब्द बनाया जाए कि वो एक विशेषता बनाने लगे। तो आपको यहाँ पर चर्चाएं दी गई हैं, चार्चा दी गई है, चार्या दी गई है और चर्चित दी गया है। तो यहाँ पर जो विशेषण बनेगा वो बनेगा सी, चर्चित। ठीक है, दिए गए विकल्प में चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चित।
अगला क्वेश्चन आता है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा दोस्तों यहां पर देखो 4 आ गया है, यानी चौथा मतलब 4, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो डी हो जाएगा, ठीक है, इसको तो आप आराम से पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगा। आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। और देखो यार, आप हमसे जुड़े रहो, क्योंकि एक विद्यार्थी की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझता है, वह ये चीज जरूर जान जाता है कि आपको कहां नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में, जिस प्रश्न में मैं अटक रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से मुझे पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन आपको भी आएगा। और वे क्वेश्चन जो मुझे आसानी से आ जा रहे हैं, दैट्स मीन कि आपको भी वो आ जाएंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं लेता हूं, क्योंकि जो भाई एकदम आसान है, जैसे आपको का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए, भाई आप जिंदगी भर रट के बैठे हो, अकु विसर्जिया नाम कंठा, कंठ से हो जाएगा। लेकिन अब इसको पूछूंगा मैं आपसे तो टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आपसे मैं मूर्धन्य सकार का पूछ लिया कि भाई इसका मतलब उच्चारण स्थान क्या है, तो आप मूर्धा बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। मूर्धन्य सकार का जैसे आपका हो गया, ठीक है, तो ऋतुषाणाम डंटा पूरी आप याद करके बैठिए भाई। इतना तगड़ा है, पढ़ाई कीजिए ना, मतलब पड़ोसी वाले सोच के मर जाए कि यार भाई कैसे नौकरी पा गया फलानुआ का बेटा। यार मजा भाई तब है जब वर्दी चढ़ेगी ना, और वर्दी चढ़ के जब आप गांव आओगे तो भाई मतलब पूरा गांव सोचेगा कि फलानुआ बेटवा गिल्ली डंडा खेल रहा था, मैच खेल रहा था, दिन भर साला बगीवा में जाके पगलाया हुआ था, क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन देखो चेत लिया भाई, पुलिस की भर्ती है, और बस कसम खा लिया कि भाई इस बार अंतिम मौका है, इस बार हमको हो जाना है पुलिस। किस्मत के भरोसे चलते हैं, फार्म डाल देते हैं, तन्मयता से लग जाएंगे, पूरी दम लगा के मेहनत करेंगे, हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। और हो गया भाई, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे भाई, अरे उसका कुछ नहीं आवत जात रहा, अरे हम देखत रहे दिन भर मैच खेलत रहन, दिन भर बीड़ी गांजा पियत रहन। ऐसी से बात करिए। अगर तू पढ़े लिखा में अच्छा भाई, तो तोहरे बारे में कहिए नहीं यार लड़का बहुत पहले से पढ़े लिखे वाला रहन। कसम से भाई बहुत मजा आई, समझ लिया नौकरी पाए के बाद, वर्दी मिले के बाद, ठीक है, सब भूल जाए जितना पीड़ा दर्द होता है भाई। रात भर जाके खूब पढ़ाई करा, मजा करा, एकदम तगड़ा वाला पढ़ाई, वर्दी ले लिया एक बार, बहुत शान है जिंदगी में, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।